नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत जी। सर, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। कुमावत साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो राजनीति का ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और क्यों आप राजनीति में आए? राजनीति में मेरा सफ़र एक सेवा भाव से शुरू हुआ। मेरे पिताजी सेवा के क्षेत्र में थे, समाज की सेवा करते थे और गांव की भी, छत्तीस कुंभ की भी सेवा करते थे। तो उनसे ही प्रेरणा मिली और फिर मैंने स्कूली जीवन के बाद में इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए कि भाई गांव के विकास के लिए हम भी कुछ करें, जो क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करें। तो उस दिशा में हमने पहले शुरुआत में गांव में एक नवयुवक मंडल बनाया और उन नवयुवक मंडल का गठन करके गांव में विकास के काम करवाने और वहाँ पर धार्मिक मंदिरों के काम करवाने, शमशान घाटों के काम करवाने, स्कूलों में काम करवाने और भी जो सामाजिक सरोकार के काम होते हैं वो काम करवाने और समरसता कायम करने। गांव में पूरी तरह से सभी समाजों को साथ लेकर के, छत्तीस गांव को साथ लेकर के समरसता कायम करके काम कराने के जो हमने नवयुवक मंडल का गठन किया, उस नवयुवक मंडल का अध्यक्ष मुझे बनाया गया था और वो काम हमने लगातार कई वर्षों तक, 10-15 वर्षों तक किया। तो आप वहाँ मिलते हैं उनसे, सदस्यों वगैरह से? बिल्कुल, उनकी मीटिंगों में भी जाते हैं और उनके साथ में मिलकर उनको सुझाव भी देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। वो संस्था लगातार, जैसे हमने 1990 के आसपास बनाई थी और वहाँ लगातार गांव में हमने काम किया और इसी भाव को लेकर के जब हमने गांव में विकास में चौतरफा विकास पंचायत के माध्यम से और जन सहयोग से करवाए। 2000 में, सन 2000 में जब चुनाव आए पंचायतों के, तो गांव वालों ने मिलकर के, दोनों गांव, मेरे मूल जो गांव है ग्राम पंचायत सिंदरू है, पंचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली में है, और दोनों गांव वालों ने मिलकर के मुझे वहाँ गांव में बुलाया और निर्विरोध सरपंच का दायित्व दिया। सरपंच निर्विरोध बनना बड़ी बात होती है। तो वो पूरा गांव वालों ने विश्वास व्यक्त किया। तो मैंने उस दोनों गांव वालों के विश्वास को कायम रखते हुए 5 साल का जो अवसर मुझे सेवा का मिला, उस कार्यकाल में हमने चाहे जो पानी के ड्रेनेज का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, मंदिरों के विकास का काम हो, शमशान घाट विकास के काम हो, जल संरक्षण के काम हो, भू संरक्षण के काम हो और स्कूलों में भी विकास के काम हो, खेल मैदानों के विकास के काम हो। इस तरह से गांव में जो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के सारे जो काम है, गांव में जो भौतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके हमने बहुत सारे काम कराए। 50 साल के इतिहास में उन गांव में, ग्राम पंचायत में काम नहीं हुए थे, वो काम हमने करवाए। तो उसके बाद आपने चेयरमैन भी रहे आप। उस कार्यकाल के दौरान जो समरसता कायम करने के मामले में भी हमने अच्छे काम किए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मिलाप चंद जी जैन ने भी उस समय मुझे सम्मानित किया समरसता कायम करने में। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने, उस समय सरकार का कार्यक्रम चलता था शिक्षा आपके द्वार, उसमें हमने पूरे गांव में संपूर्ण शिक्षा, मतलब कोई बच्चा या बच्ची वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे वहाँ पूरे ज़िले में एकमात्र सरपंच को सम्मानित भी किया और 1 लाख का चेक है गांव के विकास के लिए दिया और सम्मानित भी किया। उस समय तक किसी पार्टी से जुड़ गए थे आप? शुरू से विचारधारा वही थी हमारे सामने। हमारे देश के उस समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे और लगातार हमारा जो नेतृत्व करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे प्रेरणा हमको मिलती रहती थी और विचारधारा शुरू से जुड़ी हुई थी।
तो उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लेकिन सेवा के भाव से इस राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो पॉलिटिकल बैनर से आपने पहला चुनाव, जो मुझे जानकारी मिली, आप चेयरमैन के लिए लड़े, नगर पालिका सुमेरपुर। निश्चित रूप से ये 2000 में जो अवसर मुझे सरपंच में मिला निर्विरोध काम करने का, और उसके बाद में मैंने लंबे समय तक पार्टी में विभिन्न दायित्वों को निभाया। जब तक सक्रिय राजनीति में आ गए थे, सरपंच के बाद में? सरपंच के बाद में मैंने पार्टी में विभिन्न दायित्व, जिला मंत्री, मंडल महामंत्री और अन्य दायित्व, जो पार्टी में विभिन्न तरह के दायित्वों को निभाया, लगातार पार्टी में काम किए। जन्मभूमि गांव सिंदरू में है, लेकिन मेरा पूरा कर्म क्षेत्र सुमेरपुर रहा है, और कर्म क्षेत्र में वहाँ पर भी जैसे जनहित के काम हम लगातार करते रहे थे। तो जब 2014 में नगर पालिका के चुनाव आए तो चुनाव में मुझे पार्टी ने पार्षद का टिकट, जिस वार्ड में मैं रहता था उसी वार्ड से पार्षद का टिकट दिया, और पार्षद में जनता के सहयोग से जिता करके भेजा। फिर पार्टी ने मुझे चेयरमैन का दायित्व दिया, और चेयरमैन रहते हुए हमने सुमेरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए 5 साल का जो अवसर मिला, उसमें सुमेरपुर के सर्वांगीण विकास के काम किया, और सुमेरपुर को जो एक छोटा कस्बा था उसे एक आदर्श और विकसित सिटी बनाने का काम हमने उस नगर पालिका के कार्यकाल में हमने किया। फिर मेरा 4 साल का कार्यक्रम हुआ था, और विधानसभा के चुनाव आए गए। तो विधानसभा के चुनाव आए तो मुझे 1 साल कार्यकाल बाकी था। मैं उस कार्यकाल को पूरा करना चाहता था, लेकिन पार्टी ने मुझे विधायक के लिए टिकट दिया। उस समय सिटिंग एमएलए थे शायद मदन राठौड़। उस समय हम तो चाहते थे कि भाई उन्हीं को टिकट मिले वापस, हम उनके साथ ही थे, और पार्टी को हमने निवेदन भी किया, 4-5 दिन तक किया कि भाई उन्हीं को टिकट दो, हम तो साथ हैं, उनको ही लड़ाओ। लेकिन अंत में पार्टी ने कहा कि भाई आपको ही चुनाव लड़ना है। तो फिर पार्टी के आदेश की पालना हमारा दायित्व है। पार्टी के आदेश की पालना करते हुए चुनाव लड़ा। 32,932 वोटों से जीत हुई। और पिछला जो कार्यकाल था 5 साल का, चाहे सरकार हमारी नहीं थी, विपरीत सरकार थी, लेकिन विपरीत सरकार होते हुए भी हमने अधिकारियों के सहयोग से सुमेरपुर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए खूब काम किए। जी, मदन जी ने इस बार बगावत भी की, तो कुछ आप लोगों में फिर डिफरेंसेज आए सामने, या सब कुछ अब नॉर्मल है? जैसे वो टिकट मांग रहे थे, और टिकट मांग रहे थे तो उस समय जैसे उन्होंने आवेदन भी किया, फॉर्म भी भरा, पार्टी से भी भरा, निर्दलीय भी भरा, लेकिन आपसी समझाई से वो वापस जैसे पार्टी के फेवर में फॉर्म वापस खींचा, और आज वो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। निश्चित रूप से ये सारी प्रक्रिया होती है। राजनीति में कोई स्थायी मित्र और विरोधी नहीं होता है। अभी क्या पोजीशन आपके और मदन जी के बीच? बिल्कुल उनके हमारे अच्छी है, और वो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सब काम करते हैं। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश की पालना और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, हम उसी निर्देशन में काम करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हर मंत्री की अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, वो चाहता है, और जिस तरह के आपने कहा कि नवाचार मैंने किए हैं, काम के आपने, और ग्रास रूट से आपने देखा है तकलीफ क्या होती है एक पशुपालक की, तो कुछ इस तरह के नवाचार हैं जो अब तक नहीं हुए और जोराराम जी ने वो किए हैं? जो भाव मेरे अंदर है सेवा का शुरू से इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उसी भाव को देखते हुए नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से इसमें हम पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए कैसे काम करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो 18 महीने का कार्यकाल हुआ है हमारी सरकार का, उसमें हमने बहुत सारे नवाचार किए और अभी भी आगे कर भी रहे हैं। हमारा जो किसान मजबूत हो, हमारा पशुपालन मजबूत हो, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में पशुपालकों की और किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
और राजस्थान की जीडीपी को मजबूत करने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। गांव में रह के काम किया, वहाँ से फिर आप सुमेरपुर से राजस्थान की विधानसभा, तो एक अच्छा आपका एक सफ़र रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई की हो कि हाँ, पशुपालकों के लिए ये चीज़ें तो मुझे करनी ही हैं? पशुपालकों के लिए जो मोटी मोटी समस्या आती है वो होती है अपने पशुओं के इलाज के लिए व्यवस्था, और हमारे जितने भी हॉस्पिटल है उनमें दवाइयाँ सभी तरह की निःशुल्क है। साथ ही साथ में जैसे वैक्सीनेशन के काम हमारी विभाग लगातार करता रहता है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है और उनका समय समय पर वैक्सीनेशन होता रहा है। अभी हमने लंपी के लिए वैक्सीनेशन का अभियान अभी चला रखा है। 1,11,00,000 के आसपास हम गायों को लंपी के वैक्सीन लगा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में लंपी जैसी बीमारी गायों में नहीं आए। वैसे तो हमने 18 महीने के कार्यकाल में 300 चिकित्सा संस्थाओं को कर्मोन्नत किया है। साथ ही साथ में 700 नई चिकित्सा संस्थाएं भी खोली है। लेकिन हर गांव और ढाणी में और पशुपालक के घर जाकर के इलाज कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से। तो वो जो योजना उसमें है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। मोबाइल वेटरनरी यूनिट में हमने 536 गाड़ियाँ चालू की है। उसमें एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक ड्राइवर कम हेल्पर है, इसकी मॉनिटरिंग और सभी तरह की दवाइयाँ है उसमें पशुओं के इलाज के संबंध में। और उसका कॉल सेंटर नंबर है 1962। 1962 नंबर पर यदि कोई ढाणी में बैठा किसान फ़ोन करेगा, गांव में बैठा किसान या पशुपालक फ़ोन करेगा, तो वो गाड़ी सीधी उन पशुपालक के घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम करेगी। इसकी मॉनिटरिंग होती है सर? निश्चित रूप से मॉनिटरिंग होती है, हमारे अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और या कॉल सेंटर से भी उनकी मॉनिटरिंग होती है। वहाँ के जिला अधिकारियों को भी निर्देश है, वहाँ एसडीओ को भी निर्देश है कि भाई उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के देवस्थान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी। जोराम जी, आप लोगों ने नंदीशाला और गौशालाओं के विकास की बात कही थी। विधानसभा सत्र के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी आई कि उसमें काम नहीं हुआ है, तो अभी क्या स्थिति है? क्योंकि 1.5 से पौने 2 साल होने को जा रहे हैं। अभी जो पिछला जो कालखंड है, उस कालखंड में लोगों ने गायों के प्रति थोड़ी रुचि कम की है। गाय जब दूध देती है तो गाय को घर में बांधते हैं, और दूध देना बंद कर देती है तो उसे रोड पे छोड़ देते, बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सब के सामने चुनौती है कि हम गोवंश को कैसे बचाएं और गोवंश की सेवा कैसे करें। तो इस दिशा में सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है गौशालाओं की, तो पूरे राजस्थान भर में 4,000 से ज़्यादा गौशाला है। उन गौशालाओं में पात्र गौशालाओं को हम अनुदान देते हैं। पूरे 12 महीने में 1200 करोड़ के आसपास हम अनुदान देते हैं। अभी अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सर अभी कुछ रिलीज हुआ है क्वार्टरली? या अभी इससे पिछले साल का हमने जैसे है ना 1205 करोड़ रुपये अनुदान दिया है। अभी जैसे अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने का अनुदान हो गया है। अभी नए सेकेंड फेज़ का बिल हिल बन गए हैं, लेकिन अभी वो फाइनेंस से अभी अनुदान शुरू होगा। तो इस तरह से हम 1200 करोड़ का अनुदान देते हैं। नई नंदीशाला खोलने के लिए हमारी योजना है, नई गौशाला खोलने की योजना है, और पहले से चल रही गौशाला उसमें भी विकास करवाने की योजना है। इस तरह से विकास के काम में भी हम अनुदान देते हैं, 90% अनुदान देते हैं। जी, अब उड़ीसा गए थे सर, उड़ीसा में एक कॉन्फ्रेंस या कुछ रखी थी खासकर पशुपालन या गायों के लिए, उसका कुछ मॉडल तैयार हुआ? गोवंश को जैसे हम कैसे बचाएं और उनके संरक्षण के लिए कैसे काम करें, और जो नंदियों की संख्या बढ़ रही है ना, उनके ऊपर नियंत्रण कैसे हो, इस दिशा में वहाँ चर्चा हुई थी। उसमें अभी जैसे एक योजना हमने भारत सरकार के सहयोग से शुरू की है। वो योजना है नंदियों की संख्या को कम करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना। एक पशुपालक और किसान के घर में हम 70 रुपये में वो सेक्स सॉर्टेड सीमन का डोज देते हैं, और वो सीमन का डोज जैसे गौ माता गोवंश के लगाओगे
तो उसमें 90% बछड़ियाँ पैदा होगी और 10% बछड़े पैदा होंगे। इस तरह से जो नंदियों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए, कम करने के लिए ये जो योजना है हमारी, अभी उसमें इस साल हम 10 लाख डोज लगाएंगे ये गोवंश को। अभी रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इसमें कुछ पशुपालक लेते हैं ये? बिल्कुल, पशुपालकों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारे विभाग के अधिकारियों से वो उल्टा मांग कर ले रहे हैं, एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं कि भाई हमारे भी लगाना है, हमारे भी गायों के लगाना है। ऐसी कोई चीज़ हम बता सकते हैं पशुपालन के क्षेत्र में कि एक राजस्थान में नवाचार हुआ और कृषि प्रदेश में नहीं है, लोग हमें फॉलो कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ हम उपलब्धि बता सकते हैं राजस्थान सरकार की? निश्चित रूप से अभी जैसे हमने गोपालन कार्ड योजना शुरू माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की है। जो पशुपालक है उनको पहले किसी तरह से बैंकों से लोन नहीं मिलता था, तो अभी गोपालक कार्ड बना, कोऑपरेटिव के माध्यम से बन रहे हैं और गोपालक कार्ड जो पशुपालक बनाएगा उसको 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज से मिलेगा, जिससे अपने वो नए पशु भी खरीद सकता है, पशुओं की सेवा संरक्षण के लिए भी वो पैसों का उपयोग ले सकता है। ये बिना ब्याज की योजना हमने पहली बार यहाँ शुरू की है, जिसका लाभ यहाँ के पशुपालकों को मिल रहा है। साथ ही साथ में जैसे ऊँट संवर्धन के संबंध में हमने अभी नवाचार किए हैं। अभी ऊँट को बचाने के लिए हम लोगों ने, है ना, लोगों को इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो पहले ऊँट का पहला बच्चा पैदा होता था उसको 10,000 रुपये देते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको डबल करो, तो अब 10,000 की जगह 20,000 कर दिया है। तो ऊँट का बच्चा पैदा होगा तो उसको 20,000 रुपये देंगे, तो इससे लोगों को ऊँट पालने के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ में ऊँट का दूध है ना, ऊँटनी का दूध पहले पूरे राजस्थान में कोई खरीदने वाला नहीं था, जिससे जो ऊँट पालक है उनको तकलीफ होती थी कि हम दूध बेचे तो कहाँ बेचे, घर यूज में काम लेते थे, लेकिन बेचने के लिए उनके पास में कोई माध्यम नहीं था। तो हमने अभी जैसे बीकानेर डेयरी में ऊँटनी के दूध का एक शुरुआत की है, जिसमें पाउच बना करके ऊँटनी का दूध खरीदते और पाउच बना करके वापस बेचने का काम बीकानेर डेयरी करती है। बिस्किट भी बनाती है और ऊँटनी के दूध के दूसरे प्रोडक्ट भी बनाती है। तो इस तरह से एक माध्यम है ना, ऊँट पालकों को मिल गया कि हम बीकानेर डेयरी में दूध बेच सकते हैं। डेयरी आपके पास में है, तो डेयरी के विकास के लिए कुछ कर रहे हैं लोग? मिलावट की बड़ी शिकायतें आती हैं, बोनस की कई बार चर्चाएं आती हैं, तो अभी क्या स्थिति है इसमें सब में? राजस्थान में डेयरी सेक्टर है वो सहकारिता के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। दूध उत्पादन के मामले में हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, तो यहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब जैसे उनका दूध, जो पशुपालकों का दूध है, किसानों का दूध है, वो खरीदने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो डेयरी, और डेयरी के माध्यम से हमने, हमारे पूरे 24 डेयरी संघ है, एक RCDF है, और हमने जगह जगह पर पूरे गांव ढाणियों में समितियां खोल रखी है, और समितियों के माध्यम से दूध आता है, दूध आकर के वो हमारी डेयरियों में आता है, डेयरी वापस उसके दूध के प्रोडक्ट बना करके बेचती है। तो इस तरह से जैसे दो तरफा, एक तरफा तो किसानों और पशुपालकों को मजबूती मिलती है कि उनको दूध बेचने का माध्यम मिल रहा है, दूसरी तरफ दूध के जो प्रोडक्ट है वो हम बना करके शुद्ध क्वालिटी के हैं लोगों तक उपलब्ध कराते हैं। अभी जयपुर डेयरी में हमने एक ई-लैब है, जो मतलब मोबाइल लैब है, वो एक गाड़ी शुरू की है, जो सुबह मॉर्निंग में वो गाड़ी रवाना होती है और बूथ समितियों पे पहुंचती है। कौन सी समिति पर वो जाएगी ये किसी को मालूम नहीं होता, और वहाँ जा कर के औचक निरीक्षण करती है, और यदि कोई सैंपल लेती है, औचक निरीक्षण करती है, और अर्थात वो चेक करके रिजल्ट भी वहाँ इसी 2 मिनट में रिजल्ट उनके सामने ही होता है, उन समितियों के सामने। कोई मिलावट पाए जाने पर उस समिति को आता तुरंत बंद करते हैं। पहले एक प्रोग्राम होता था सर, जब आप नवयुवक मंडल में आपने गठन भी किया, मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी, मैं पहले कहीं था 2000 के आसपास, एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता था किसानों का, दूध उत्पादकों का भी है जारी है, कभी गुजरात भेजते थे, कभी महाराष्ट्र भेजते थे, वहाँ के यहाँ पे आकर के जो दूध उत्पादक जो हैं वो आकर के यहाँ देखते थे कैसे, अभी कुछ इस तरह का है? हमारे पशुपालक है जो श्रेष्ठ पशुपालक है, तो हर जिले से हम 2-2 पशुपालकों का चयन करते हैं। कलेक्टर उनका, SDM उनका चयन करता है, और चयन करने के बाद में हम उनको अच्छे पशुपालकों को यहाँ राज्य स्तर पर प्रोग्राम करा करके सम्मानित भी करते हैं।
दूसरा अभी जैसे है ना, हमने डेयरी के सेक्टर में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस डेयरी सेक्टर से कैसे जोड़े, सहकारिता क्षेत्र से कैसे जोड़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा डेयरी सेक्टर भी काम कर रहा है। हमारी कई समितियां हैं जिसमें महिलाओं को हमने अध्यक्ष बनाया है। जयपुर डेयरी में अकेली 950 से ज़्यादा महिला है जो समिति की अध्यक्ष है, और वो पूरी की पूरी समितियों का संचालन वो महिला ही करती है, पूरा व्यवस्था वही संभालती है। तो महिलाओं को एक तो रोजगार मिला, महिला का सशक्तिकरण डेयरी के माध्यम से हो रहा है। गुजरात सहकारिता के क्षेत्र में हमसे भी आगे है, और वहाँ पर हमने महिला आयोग के साथ में MOU करके यहाँ से अभी 50 महिलाओं का एक दल हमने वहाँ भेजा था गुजरात में। मैं भी खुद उस कार्यक्रम में गया था। तो वहाँ पर हमारी जो 50 महिलाओं का दल था, उनको प्रशिक्षण के लिए हमने 3 दिन भेजा था। पहले दिन मैं कार्यक्रम में रहा, फिर दूसरे और तीसरे दिन उनको वहाँ जैसे विभिन्न जगहों की स्थिति दिखाई, तो वो दल है पूरी तरह से वह प्रशिक्षित होकर के आया। और वहाँ गुजरात में डेयरी सेक्टर, हाँ, वो डेयरी सेक्टर में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है और महिला कैसे सशक्तिकरण हो सकता है, इस दिशा में वो प्रशिक्षित होकर है। अभी महिलाओं के संबंध में हम और करने जा रहे हैं। आपने बुजुर्ग तीर्थ यात्रा शुरू की है, पहले से भी चल रही थी, इसमें क्या आपने नया जोड़ा है, और देवस्थान के मंदिरों के लिए क्या कर रहे हैं अभी आप? मंदिर हमारी आस्था के केंद्र है, मंदिर हमारी आराधना के केंद्र है, मंदिर हमारी साधना के केंद्र है, मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र है, और मंदिर हमारी ज्ञान के केंद्र है। और मंदिरों से हमें निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिलती है, और वहाँ भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो मंदिरों को हम कैसे मजबूत करें, हमारी सनातन संस्कृति को हम कैसे मजबूत करें। हमारी सनातन संस्कृति मानव कल्याण की तो बात करती है, लेकिन इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, हमारे यहाँ पहाड़ों को भी पूजने की परंपरा है, हमारे यहाँ पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं। इस तरह से हमारी सनातन संस्कृति है, वो मानव कल्याण के साथ में सबके कल्याण, इस सृष्टि पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं के कल्याण की बात करती है। तो निश्चित रूप से इस सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमें इन देव स्थानों को भी मजबूत करने की आवश्यकता रहती है। जीर्णोद्धार वगैरह तो इस दिशा में हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो भी भगवान श्री कृष्ण के भगत है, और उन्होंने भी आने के बाद में देवस्थान विभाग को कैसे मजबूत करें, और हमारे जो राजस्थान में जो देवस्थान विभाग के मंदिर है, उन मंदिरों को जैसे कई आवश्यकता है, वहाँ पर सुविधाएं विकसित करना है, या वहाँ मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो देवस्थान विभाग के 593 मंदिर हैं, उन मंदिरों के लिए 161 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और उसकी जैसे DPR के पैसे भी सैंक्शन हो गए, और अभी जैसे DPR अभी बन रही है, और बहुत जल्दी वो DPR बनने के बाद में उसमें टेंडर की प्रक्रिया करके वो काम शुरू करेंगे। एक कृष्ण सर्किट की बात की गई थी सर, जो कृष्ण परिक्रमा मार्ग की है उसकी भी जैसे जो DPR बन रही है, और वो भी बनने के बाद में उसका भी काम होगा बहुत जल्दी। तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ नया किया है पहले से, जैसे यात्रा चली आ रही थी? जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो राजस्थान सरकार में चल रही है, उसको हमने कई नवाचार उसमें किए। तो इस बार हमने इसका 50,000 रेलवे से कराने और 6,000 पशुपतिनाथ की नेपाल की यात्रा हवाई से कराने का जो निर्णय लिया। और उसके तहत ही जैसे अभी जैसे पहली ट्रेन रवाना हो गई, आगे भी ट्रेन, आज भी एक ट्रेन यहाँ से रामेश्वर के लिए रवाना होगी। तो ये इसमें और भी नवाचार किया। पहले यह सादी ट्रेन में जाते थे तो यात्रियों को तकलीफ रहती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको AC करो, तो हमने उस ट्रेन को AC कर। चलिए, अब आपने ये जिक्र किया था, मैं इसमें जोड़ूंगा कि जब यात्री वहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ बड़ी तकलीफ होती है। कई बार वरिष्ठ नागरिकों का एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे कि वहाँ हमारी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं थी। उसकी कोई मॉनिटरिंग अधिकारी वगैरह भेज रहे हैं साथ में? हमारे अधिकारी वहाँ साथ में रहते हैं, मेडिकल टीम भी साथ में रहती है, और रेल के अंदर है ना एक डिब्बा ऐसा बनाते हैं जहाँ उनको पूजा पाठ के लिए भी है, राम मंदिर, राम दरबार सजाया हुआ है, वो पूजा पाठ भी शाम सुबह जिनकी आदत है वो वहाँ उसमें कर सकते हैं। चलिए, मैं चलते चलते सर एक और बस जानकारी जानना चाहूँगा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कुछ लोगों की पोस्टिंग आप लोगों ने बॉर्डर एरिया में की, क्योंकि वहाँ ज़रूरी हो गया था।
दूसरी व्यवस्थाओं के लिहाज से। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि आपके और सेक्रेटरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सेक्रेटरी का काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं और हमारे निर्देशों की पालना करना उनका दायित्व है। और निश्चित रूप से जो बॉर्डर एरिया पे जो कर्मचारियों को भेजा था उसकी फाइल हमने बना करके सीएमओ को भेज दी है। वहाँ से अभी ट्रांसफर में बैंड लगे हुए हैं, सीएमओ से परमिशन के बाद में ही उसमें कुछ हम कर पाएंगे। चलिए सर, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा। लगभग 1.25 साल हो रहे हैं आपकी सरकार को, तो अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? अभी हमारी सरकार बने अभी जैसे 18 महीने हुए और इस अल्प कार्यकाल में ही हमारे नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत ही अद्वितीय काम किए। 2 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेश हुए और उन बजट में समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, युवा हो या महिला हो, सबके सशक्तिकरण के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, सब क्षेत्रों में विकास कैसे हो, वो सारे के सारे बजट में घोषणाएं माननीय जनप्रतिनिधियों के कहने से की है। और वो काम भी अभी जैसे धरातल पर पहुंच रहे हैं। 100% काम कैसे हो इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान जो है पहली बार हुआ है, 35 लाख करोड़ के MOU हुए, वो भी धरातल पर उतरे हैं, जिससे आने वाले समय में राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जैसे 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है, उसके तहत 70,000 नौकरियां दे दी और आगे भी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया तीन है। तो आने वाले समय में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देंगे। साथ ही साथ में हमने जो घोषणाएं कई तरह की चुनाव से पहले की थी, वो घोषणा भी हम पूरे करें। पेट्रोल डीजल में रेटें घटाने तो 2% वेट घटाने का काम किया। 450 रुपये में गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को देने का काम किया। साथ ही साथ में पेंशन में 200 रुपये बढ़ाने का काम हमने घोषणाएं की थी, वो 200 रुपये पेंशन में भी बढ़ाए। गेहूं का समर्थन मूल्य पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ हम दे रहे हैं। 150 रुपया एक्स्ट्रा बोनस किसानों को देने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि है, वो हमने 3,000 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ा करके हम दे रहे हैं। इस तरह से हमारी सारी घोषणाएं हैं न, 60% से ज़्यादा घोषणाएं हम पूरी अभी तक कर चुके हैं। चलिए सर, आपके रिमेनिंग जो पीरियड है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से काम करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि विभाग काम करते हैं तो जनता को लाभ मिलता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।